students, welcome back in my channels of physiology. In my last class, I told you about the cardiovascular system, but today I will teach some Ayurvedic topic that is Kriya Kal. So when we talk about the Kriya Kal, the concept of Kriya Kal was first given by Acharya Shrut in Shushruta Samhita Sutristan 21 chapter, that is Vranaprasni Adhyay. ओके तो फिजियोलॉजी की दृष्टि से क्रिया शारीर की दृष्टि से जब हम क्रियाकाल पढ़ेंगे तो क्रियाकाल दो तरीके का होता है, एक ऋतुजा क्रियाकाल और एक षड्वित क्रियाकाल। ऋतुजा क्रियाकाल मतलब ऋतुओं के अनुसार दोषों की अवस्थाओं में परिवर्तन, ऋतुओं के अनुसार दोषों की अवस्थाओं में परिवर्तन ऋतुजा क्रियाकाल कहलाता है। एंड जब हम षड्वित क्रियाकाल की बात करेंगे तो क्रियाकाल की ऐसी 6 अवस्थाएं जिनके अंतर्गत वैषम्य अवस्था को प्राप्त हुए दोष शरीर में विकृति उत्पन्न करते हैं, दैट इज षड्वित क्रियाकाल, जो कि 6 अवस्थाओं से होकर गुजरता है। तो बिफोर गोइंग टू डिटेल ऑफ षड्वित क्रियाकाल और ऋतुजा क्रियाकाल, लेट मी टॉक अबाउट द क्रियाकाल, एक्चुअली द वर्ड मीनिंग ऑफ क्रियाकाल। तो क्रिया मीन्स एक्शन, काल मीन्स ड्यूरेशन। तो क्रियाकाल इस शब्द का जो एक्चुअल मीनिंग है दैट इज इट इज अ ड्यूरेशन और टाइम फैक्टर इन विच द विशिएटेड दोषास एक्ट ऑन द बॉडी while producing or manifesting the disease in body. So it is a time or duration in which vitiated doshas act on body while producing or manifesting the disease in body. तो विकृति उत्पन्न करने की प्रक्रिया के दौरान विकृत अवस्था को प्राप्त हुए दोष शरीर पर जिस समय अवधि में क्रिया करके बीमारी उत्पन्न करते हैं उन क्रियाओं को या उस समय अवधि में उत्पन्न हुई उन क्रियाओं को क्रियाकाल कहते हैं। तो क्रियाकाल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इट कैन कम फॉर 20 मार्क्स, इट कैन कम फॉर 10 मार्क्स, इट कैन कम इन 5 मार्क्स। तो क्रियाकाल 2 प्रकार का होता है, एक ऋतुजा क्रियाकाल और एक षड्वित क्रियाकाल। तो ऋतुओं की अवस्थाओं के अनुसार दोषों की अवस्थाओं में परिवर्तन, तो वेरिएशन इन द स्टेजेस ऑफ डिसीज अकॉर्डिंग टू द इफेक्ट ऑफ सीजन इज नोन एज ऋतुजा क्रियाकाल। जब हम षड्वित क्रियाकाल की बात करते हैं जो आचार्य सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता सूत्रस्थान 21 चैप्टर व्रणप्रश्नि अध्याय में दिया था, तो वो षड्वित क्रियाकाल 2 प्रकार का होता है। मतलब एग्जाम स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसको 2 प्रकार में डिवाइड करते हैं, एक दोषज क्रियाकाल और एक व्याधिज क्रियाकाल। दोषज क्रियाकाल क्या है? दोषज क्रियाकाल की वह प्रारंभिक 3 अवस्थाएं हैं जिनमें दोष संचय अवस्था, प्रकोप अवस्था एवं प्रसर अवस्था से गुजरते हुए भविष्य में होने वाली व्याधियों की फंडामेंटल्स का निर्माण करते हैं। ये दोषज क्रियाकाल की जो लक्षण है वो किसी भी बीमारी में सिर्फ सेम रहेंगे, चाहे वो कैंसर हो, चाहे वो HIV हो, चाहे वो सिंपल अतिसार हो, चाहे वो सिंपल ज्वर हो। दोषज क्रियाकाल के जो सिम्टम्स है, मैनिफेस्टेशन है, दैट इज सेम इन ऑल द डिसीज। जब हम व्याधिज क्रियाकाल की बात करते हैं तो दैट इज अकॉर्डिंग टू द मैनिफेस्टेशन ऑफ डिसीज दैट वेरीज। तो उसमें क्रियाकाल की जो लास्ट की 3 अवस्थाएं, स्थान संश्रय अवस्था, व्यक्त अवस्था और भेदावस्था, ये व्याधिज क्रियाकाल में आती हैं। तो क्रियाकाल शब्द का जो एक्चुअल मीनिंग है, इट इज अ टाइम और ड्यूरेशन फैक्टर इन विच द विशिएटेड दोषास एक्ट ऑन द बॉडी व्हाइल प्रोड्यूसिंग और मैनिफेस्टिंग द डिसीज। सेकंड डेफिनेशन यू कैन से द क्रियाकाल हमें ट्रीटमेंट के ऐसे 6 चांसेस या अवसर प्रोवाइड करता है जिसमें हम ट्रीटमेंट करके उत्पन्न हुई बीमारी को ट्रीट कर सकते हैं और भविष्य में होने वाली बीमारी को उत्पन्न होने से रोक सकते हैं। ठीक है, तो क्रिया मतलब एक्शन, काल मतलब ड्यूरेशन। एक्शन किसका? विशिएटेड दोषास का। किस पे एक्शन? बॉडी पे एक्शन। कब एक्शन? इन द मैनिफेस्टेशन ऑफ द डिसीज, जिस समय अवधि में हो रहा है उसे हम क्रियाकाल कहेंगे। सेकंड, द 6 स्टेप्स और 6 स्टेजेस फॉर द ट्रीटमेंट बाय विच आइदर वी कैन प्रिवेंट द डिसीज और वी कैन ट्रीट द डिसीज, दिस इज नोन एज षड्वित क्रियाकाल। ठीक है, आचार्य सुश्रुत ने लिखा है संचयम च प्रकोपम च प्रसरम स्थान संश्रयम व्यक्तम भेदम च यो वेत्ति दोषाणाम स भवेद विषय। तो ए पर्सन इज ए फिजिशियन इज ए वाइज फिजिशियन इन दैट वन हु नो द ऑल द 6 स्टेजेस ऑफ क्रियाकाल, संचय अवस्था, प्रकोप अवस्था, प्रसर अवस्था, स्थान संश्रय अवस्था, व्यक्त अवस्था एंड भेद अवस्था। तो वाइल गोइंग इन द स्टेजेस ऑफ द क्रियाकाल वन बाय वन, I would like to explain the first संचय अवस्था। तो संचय अवस्था, what do you mean by the term संचय? चयो वृद्धि स्वधा
स्वधामने. चयोवृद्धि स्वधामने means collection of doshas. You can say the mild collection of doshas at its own place is known as संचयावस्था. The mild collection of doshas at its own place is known as संचयावस्था. मतलब आप सबको पता है वात पित्त कफ के अपने एक पिकुलर स्थान होते हैं. वात का एक कुछ स्थान है, पित्त का है, कफ का है. तो वात पित्त कफ का निदान की वजह से अपने स्थान पे थोड़ा सा बढ़ जाना संचयावस्था कहलाता है. ठीक है. तो जो थोड़ा सा ये वात पित्त कफ अपने स्थान पे बढ़ेगा, वो क्यों बढ़ेगा? जब उसको निदान मिलेंगे. निदान, व्हाट इज निदान? तो सेति कर्तव्यता को रोग उत्पादक हेतु निदान. ऐसा कोई भी फैक्टर जो डिसीज मैनिफेस्टेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है उसको हम निदान कहेंगे. तो जब निदान मिलते हैं तो जो दोषाज हैं वो चयोवृद्धि स्वधामने अपने स्थान पे थोड़ी सी मात्रा में बढ़ जाते हैं. तो यू कैन से द माइल्ड कलेक्शन ऑफ दोषाज एट इट्स ओन प्लेस इज नोन एज संचयावस्था. तो संचयावस्था में क्या सिम्टम्स मिलते हैं? संचयावस्था में सिम्टम मिलते हैं संचिता नाम खलु दोषाणाम. देयर इज ए कुटे श्लोक फ्रॉम शिशु संहिता व्रण प्रश्न अध्याय. संचिता नाम खलु दोषाणाम स्तब्ध कोष्ठा पूर्ण कोष्ठा मंदोष्मता पीताभासता च मंदोष्मता अंगौरवम आलस्यम चेती तत् प्रथम क्रियाकाला. तो जो वातज है, वात दोष कोई सी बीमारी हो, लेकिन संचय अवस्था के दौरान सिर्फ ये दो सिम्टम प्रोड्यूस करेगा, एक स्तब्ध कोष्ठा और सेकंड पूर्ण कोष्ठा. व्हाट डू यू मीन बाय स्तब्ध कोष्ठा? स्तब्ध कोष्ठा शब्द का मतलब है इंडाइजेशन. व्हाट डू यू मीन बाय पूर्ण कोष्ठा? पूर्ण कोष्ठा शब्द का मतलब है फुलनेस ऑफ द एब्डोमेन. तो ये इनिशियल स्टेज है जिसमें हम पहचान भी नहीं पाते हैं कि दोष संचय अवस्था में है या नहीं. तो वातज के केस में स्तब्ध कोष्ठा एंड पूर्ण कोष्ठा. पित्त के केस में पीताभासता एंड मंदोष्मता. व्हाट डू यू मीन बाय पीताभासता? पीताभासता मीन्स येलोइश डिस्कलरेशन ऑफ द बॉडी. व्हाट डू यू मीन बाय द मंदोष्मता? मंदोष्मता मीन्स माइल्ड इंक्रीज इन बॉडी टेम्परेचर. द एग्जामिनर विल आस्क द क्वेश्चन इन द वाइवा, व्हाट डू यू मीन बाय मंदोष्मता? मंदोष्मता मीन्स माइल्ड इंक्रीज इन बॉडी टेम्परेचर. देन इन केस ऑफ कफ we will find the two symptom अंगगौरव and आलस्यम. अंगगौरव मतलब हैवीनेस इन द बॉडी, आलस्यम मतलब लेजीनेस इन द बॉडी. तो संचय अवस्था का ट्रीटमेंट क्या है? निदान परिवर्जन. तो जिस फैक्टर की वजह से आपकी बॉडी में दोष विशिएट हो रहे हैं, कलेक्ट हो रहे हैं, आप उस फैक्टर को स्टॉप कर दो, दोषों का आगे बढ़ना ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगा. तो मैं अपने क्लास में जनरली बच्चों को बताता हूँ कि जैसे अगर हम क्रियाकाल की अवस्थाओं को समझ रहे हैं तो कैसे समझेंगे? जाड़े के दिन में, इन केस ऑफ द विंटर सीजन, अगर आप शाम को बाइक पे चले जाते हो बिना मफलर लगाए, बिना टोपा लगाए, तो क्या होगा? आपका गला थोड़ा सा खराब होगा. घर पे आके मम्मी आपको बोलेगी कि बेटा चाय पी लो अदरक की, लेकिन आप नहीं पियेंगे. तो इन केस क्या होता है? अगले दिन आप फिर बाइक उठा के चले जाते हो, तो पहले दिन जो हल्का सा गला खराब था, अगले दिन पूरा सर आपका सर दर्द करेगा, पूरी बॉडी में हैवीनेस हो जाएगी. अभी भी आपके पास चांस है, आप बाइक पे बाहर जाना बंद करो और अदरक की चाय पियो. लेकिन अभी भी आप पेरेंट्स की बात नहीं सुनोगे, आप अगले दिन फिर चले जाओगे, तो नेक्स्ट डे क्या होगा? जो आपकी बॉडी में दोष बढ़ गए थे अपने स्थान से, वो आपकी बॉडी में कहीं कलेक्ट हो जाएंगे और आपको फीवर, लूज मोशन या हैवीनेस इन द बॉडी, कोई सा भी वायरल फीवर, कुछ भी आ सकता है. ठीक है. तो मैनिफेस्टेशन ऑफ द डिसीज. तो संचय अवस्था आपके पास पहला चांस है जिसमें आप ट्रीट करके आप दोषों को पुनः बढ़ने से रोक सकते हो, भविष्य में होने वाली बीमारी को वहीं पे स्टॉप कर सकते हो. सिंपल जो इसका निदान है दैट इज निदान परिवर्जन. सिंपल ट्रीटमेंट इसका निदान परिवर्जन. जिस फैक्टर की वजह से डिसीज हो रही है आप उस फैक्टर को ही स्टॉप कर दो, डिसीज आगे होगी ही नहीं. दैट इज संचय अवस्था. तो संचय अवस्था का एक्चुअल मीनिंग क्या है? द माइल्ड कलेक्शन ऑफ दोषाज एट इट्स ओन प्लेस. दैट इज संचय अवस्था. देन उसके बाद आया प्रकोप अवस्था. व्हाट डू यू मीन बाय प्रकोप अवस्था? प्रकोपस्तु उन्मार्गामिता. प्रकोपस्तु उन्मार्गामिता. और यू कैन से प्रकोप अवस्था में क्या होता है? प्रकोप अवस्था में दोष उन्मार्गामी हो जाते हैं. प्रकोप अवस्था में दोष उन्मार्गामी. व्हाट डू यू मीन बाय उन्मार्गामी? तो इसका मतलब क्या है? एक्सेसिव कलेक्शन ऑफ दोषास एट इट्स ओन प्लेस. अभी भी दोष अपने ही स्थान पे हैं, बट उनका एक्सेसिव कलेक्शन हो गया. दे आर ईगर टू मूव, दे बिकम उन्मार्गी, बट दे डज नॉट लीव देयर प्लेसेस. अभी भी दोष अपने ही स्थान पे हैं और इतनी ज्यादा मात्रा में बढ़ गए हैं कि अपना स्थान छोड़ के दूसरी की जगह जाने के लिए तत्पर हो गए, बट स्टिल दे आर इट्स ओन प्लेस. तो प्रकोपावस्था का मतलब क्या है? प्रकोपस्तु उन्मार्गामिता. प्रकोपावस्था दो प्रकार की हो सकती है, एक काठिन्यज और एक न्यूनज. काठिन्यज का मतलब पहले संचय अवस्था है, संचय अवस्था के बाद प्रकोप अवस्था है. न्यूनज का मतलब निदान इतना स्ट्रांग है कि डायरेक्टली प्रकोप अवस्था आ गया. आई विल गिव एन एग्जांपल कि सपोज आपने छोले भटूरे खाए, छोले भटूरे खाने के बाद आप दोपहर में सो गए, तो जब शाम को आप सो के उठेंगे तो आपका शरीर बहुत ज्यादा हैवी होगा, आपका शरीर पूरा टूट रहा होगा. तो दैट इज, अगर आप निदान इतना स्ट्रांग है क्योंकि छोले भटूरे इटसेल्फ, उसके बाद आप दोपहर में खा के सो गए, तो वो इटसेल्फ है कि कफ का सीधे संचय की बजाय सीधे प्रकोप हो जाएगा.
तो दैट इज न्यूनज। तो इसमें प्रकोपावस्था में क्या सिम्टम्स मिलते हैं? देयर इज अ कोटेशन फ्रॉम सुश्रुत संहिता, तेषां प्रकोपात् कोस्तोत संचरण आम्लिका पिपासा परिदाह अन्नद्वयेस हृदय क्लेदश्च जायन्ते तत् तृतीय क्रिया काला। तो द्वितीय क्रिया काला में क्या होगा? तेषां प्रकोपात्, उनका जब प्रकोप होता है तो कोष्ठ तोद संचरण, वात के केस में जो सिम्टम्स हैं कोष्ठ तोद संचरण, दो सिम्टम्स हैं। कोष्ठ तोद मतलब प्रिकिंग पेन, चुभने जैसी पीड़ा, तो प्रिकिंग पेन इन द एब्डोमेन, कोष्ठ तोद। कोष्ठ संचरण मतलब मूवमेंट ऑफ वाता इन द एब्डोमेन, कोष्ठतोद एंड कोष्ठ संचरण। इन केस ऑफ पित्ता यू विल फाइंड आम्लिका पिपासा परिदाह, आम्लिका मतलब सोर बेल्चिंग, पिपासा मतलब थर्स्ट, परिदाह मतलब बर्निंग सेंसेशन, आम्लिका पिपासा परिदाह। इन केस ऑफ कफा यू विल फाइंड द अन्नद्वेष प्लस हृदयोत्क्लेदश्च जायन्ते। अन्नद्वेष का मतलब अवर्शन और डिसलाइकिंग टूवर्ड्स द फूड, अवर्शन और डिसलाइकिंग टूवर्ड्स द फूड। हृदयोत्क्लेदश का मतलब हैवीनेस ऑन द हार्ट। तो दीज आर द सिम्टम्स ऑफ प्रकोप। वात के केस में है कोष्ठोद और कोष्ठ संचरण, पित्त के केस में है आम्लिका पिपासा परिदाह, और कफ के केस में है अन्नद्वेष हृदयोत्क्लेदश्च जायन्ते। अभी भी आपके पास ट्रीटमेंट का सेकंड अवसर है कि अगर आप निदान परिवर्जन करते हो और निदान के विरुद्ध आहार विहार का सेवन करते हो तो अभी भी आप दोषों को आगे बढ़ने से रोक सकते हो। जैसे एग्जाम्पल, जो लड़का पहले दिन बाइक पे बिना मफलर लगाए जाड़ों में चला गया था, नेक्स्ट डे अगर वो बाइक पे नहीं जाएगा और अदरक की चाय पी लेगा तो क्या होगा? ऑटोमेटिकली उसका जो कफ दोष बढ़ा था वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। लेकिन अभी भी अगर आप फॉलो नहीं करोगे तो जो दोष पहले क्या थे, माइल्ड कलेक्शन ऑफ दोषास एट इट्स ओन प्लेस, प्रकोपावस्था में क्या हो गया? एक्सेसिव कलेक्शन ऑफ दोषास एट इट्स ओन प्लेस। अब वो दोष एक्सेसिव कलेक्ट हो रहे हैं, अब वो अपना स्थान छोड़ के अपना स्थान छोड़ के बाहर चले जाएंगे, मतलब पूरी बॉडी में मूव करने लगेंगे। तो दैट इज थर्ड स्टेज, दैट स्टेज इज नोन एज प्रिसर अवस्था। तो प्रिसर अवस्था का जो श्लोक है, छोटा सा कोटेशन है, प्रिसरम देशांतरम चलंती, प्रिसरम देशांतरम चलंती, या प्रिसरम देशांतरम शरणमेव च, प्रिसरम देशांतरम चलंती या प्रिसरम देशांतरम शरणमेव च। तो दैट इज प्रिसर अवस्था। अनदर फेमस श्लोक, कुपितानाम ही दोषाणाम शरीरे परिधावतम। तो प्रिसरम देशांतरम चलंती, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड प्रिसर? प्रिसर का मतलब देशांतरम चलंती, देशांतरम चलंती मतलब वो अपना स्थान छोड़ के दूसरे स्थान पर मूव कर रहा है, तो देशांतरम चलंती। और कुपिता नाम ही दोषाणाम, जब दोष अपने इतने ज्यादा कुपित हो जाते हैं, शरीर परिधावतम, वो शरीर में इधर उधर धावन मतलब दौड़ने लगते हैं, घूमने लगते हैं। तो जब दोष आपकी बॉडी में मूव करेंगे तो करते हुए जो दोष है वात पित्त कफ, वो रक्त के साथ मिलके 15 तरह के कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। मतलब वाता अकेला घूम सकता है, वात पित्त के साथ मिलके घूम सकता है, वात कफ के साथ मिलके घूम सकता है, वात पित्त कफ तीनों मिल सकते हैं, पित्त कफ कफ वात रक्त, मतलब इस तरह के वो टोटल 15 कॉम्बिनेशंस बनाते हैं। संहिताओं में हमें कुछ रेफरेंस मिलते हैं इस चीज को समझने के लिए कि अगर सपोज हम फर्मेंटेशन की प्रोसेस के लिए गन्ने के जूस को किसी मटके में रखते हैं, तो अगर फर्मेंटेशन स्टार्ट हो जाता है तो कुछ टाइम के बाद जो ईस्ट की वजह से फर्मेंटेशन जो पदार्थ है वो बाहर निकलने लगता है। तो जो बाहर निकलने वाला पदार्थ है दैट इज लाइक दोषास, दोषास अपना स्थान छोड़ के दूसरे स्थान पे आने लगे। दूसरा एग्जाम्पल, जब बाढ़ आती है तो बांध को तोड़ के खेतों में विनाश उत्पन्न कर देता है। इन द सेम वे दोष जब अपना स्थान छोड़ के दूसरे स्थान पे जाते हैं तो वो विनाश उत्पन्न करने के लिए आते हैं, किसी साम्य अवस्था मेंटेन करने के लिए नहीं आते। तो वो जो स्टेज है दैट स्टेज इज अ वेरी डिफिकल्ट। तो इसका जो सिम्टम्स हैं, इसमें जो सिम्टम्स आचार्य सुश्रुत ने दिए हैं, उन्होंने बोला है तत्र एव कुपिता नाम प्रसरताम चा वायो बीमार गमन आटोपो। ध्यान से सुनिए, वायो बीमार गमन आटोपो। तो वायो, वायो मतलब वायु, विमार गमन आटोपो, तो वायु का जो स्थान है वो हमेशा अधोगामी है, अपान वायु का अधोगामी, उदान वायु का ऊर्ध्वगामी। तो वायु का जो स्थान है विमार गमन, तो वायु मतलब अपान वायु ऊपर की ओर चलने लगेगी, उदान वायु नीचे की ओर चलने लगेगी। तो वायु का जो मूवमेंट्स है वो नॉर्मल मूवमेंट्स अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। आटोप, आटोप का मतलब है गार्गलिंग साउंड इन द एब्डोमन। तो बायो बीमार गमन आटोपो। पित्त के केस में सिम्टम्स बोले गए हैं ओश चोष परिधा धूमाई नानी पित्तश्च। तो ओश, ओश का मतलब सकिंग पेन, जो ओश का मतलब थस्ट स्मोकिंग पेन, चोस का मतलब जैसे कोई आपको सकलिंग पेन, कोई आपकी बॉडी को सक कर रहा है। ओस चोस परिधा, परिधा मतलब बर्निंग सेंसेशन। धूमाए नानी मतलब आपके मुंह से स्मोक, ऐसे ऐसा फील होगा कि स्मोक निकल के आ रहा है। तो ओस चोस परिधा धूमाए नानी पित्तश्च।
आरोचक आविपाक अंग साधस चेति लिंगानी भवेति। तो आरोचक का मतलब एनोरेक्सिया, आविपाक का मतलब इंडाइजेशन, आरोच आविपाक अंगसात का मतलब मलेस मैलेस। तो आरोच आविपाक और अंगसात ये जो सिम्टम्स हैं वो आपकी बॉडी में देखने को मिलेंगे। तो अभी इसका जो ट्रीटमेंट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप जब फाइनल ईयर में आएंगे तब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि तमक स्वाद में ब्रेचन क्यों दिया जाता है, अभी आपको समझ नहीं आएगा। तो स्थान चिकित्सा का जो इसकी जो ट्रीटमेंट है, तो दैट इज द पॉइंट इज स्थान चिकित्सा को ट्रीटमेंट देना है। मतलब वात अगर पित्त के स्थान पे चला गया है तो हम वात का ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, पित्त का ट्रीटमेंट करेंगे। वी विल ट्रीट द वात एज दैट ऑफ पित्ता। तो जो दोष जिस स्थान पे गया है हम उस स्थान का ट्रीटमेंट करेंगे। तो जो श्लोक है, श्लोक कहता है तत्र वायो पित्त स्थान गतस्य पित्तवत प्रतिकारा, पित्तश्च कफ स्थान गतस्य कफवत प्रतिकारा, कफश्च वात स्थान गतस्य वातवत प्रतिकारा। मतलब हम दोष जिस स्थान पे गया है, तो जिस स्थान पे जो दोष गया है हम दोष को भूल के उस स्थान का ट्रीटमेंट करेंगे, वो दोष ऑटोमेटिकली ट्रीट हो जाएगा। दिस इज द लाइन ऑफ ट्रीटमेंट। तो ये जो 3 अवस्थाएं थी वो दोषज क्रियाकाल के अंतर्गत आती हैं। संचय अवस्था, प्रकोप अवस्था, प्रसर अवस्था। संचय अवस्था मतलब माइल्ड कलेक्शन ऑफ दोषास एट इट्स ओन प्लेस, प्रकोप अवस्था मतलब एक्सेसिव कलेक्शन ऑफ दोषास एट इट्स ओन प्लेस, प्रसर अवस्था मतलब मूवमेंट ऑफ दोषास ऑल ओवर द बॉडी बिकॉज दे बिकम द एक्सेसिव विशिएटेड। तो जब दोष बहुत ज्यादा अपने स्थान से प्रकोपित हो जाते हैं तो अपना स्थान छोड़ के पूरी बॉडी में घूमने लगते हैं। तो इन 3 अवस्थाओं की जो सिम्टम्स हैं उनमें सिर्फ दोषिक प्रेजेंटेशन मिलता है, डिसीज का प्रेजेंटेशन नहीं मिलता। भविष्य में कोई सी बीमारी होने वाली हो लेकिन जो लक्षण मिलेंगे वो इन 3 दोषों के ही मिलेंगे, इसलिए इसको दोषज क्रियाकाल कहा जाता है। उसके बाद आया व्याधिज क्रियाकाल। तो व्याधिज क्रियाकाल की 3 अवस्थाएं हैं, लाइक स्थान संश्रय अवस्था, व्यक्त अवस्था और भेदावस्था। तो स्थान संश्रय अवस्था का स्थान संश्रय इति दोष दूष्य संश्रय। तो स्थान संश्रय का मतलब है, मतलब जब मैं आपको पहले समझाता हूँ बाद में मीनिंग बताऊंगा। जब वात पित्त कफ अपना स्थान छोड़ के पूरी बॉडी में घूम रहे हैं, वात पित्त कफ अपना स्थान छोड़ के पूरी बॉडी में घूम रहे हैं, तो वो पूरी बॉडी में घूम रहे हैं, किस लिए घूम रहे हैं? वो तलाश करेंगे, वो सर्च करेंगे आपकी बॉडी में किसका? खावैगुण्य सर्च करेंगे, खावैगुण्य। व्हाट इज खावैगुण्य? खावैगुण्य मतलब वीक पॉइंट, खावैगुण्य मतलब वीक पॉइंट। तो वो उस वीक पॉइंट को तलाश करेंगे और उस वीक पॉइंट में जाके सेटल हो जाएंगे। जैसे आई विल गिव द वन एग्जांपल। क्लास में 50 बच्चे बैठे हैं, अगर किसी एक बच्चे को ट्यूबरकुलोसिस है, उसने क्लास में छींका, तो क्या होगा? जो जो उसकी छींक के ड्रॉपलेट्स के थ्रू जो इन्फेक्शन है वो 10 बच्चों के नाक में गया, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में गया, लेकिन टीबी सबको नहीं होगी। टीबी किसको होगी? जिसका रेस्पिरेटरी सिस्टम वीक होगा, जो अनहाइजेनिक कंडीशन में रहता होगा, सिगरेट पीता होगा, जिसकी इम्यूनिटी वीक होगी, उसको टीबी होगी। तो ट्यूबरकुलोसिस का जो बैक्टीरिया गया तो 10 बच्चों की नाक में था, लेकिन टीबी किसी एक को हुई। किसको हुई? जिसकी बॉडी में रेस्पिरेटरी सिस्टम जिसका वीक था। तो वीक मतलब खावैगुण्य। दूसरा एग्जांपल जो मैं यूजुअली देता हूं कि अगर कोई ट्रैफिक पुलिस इंस्पेक्टर है, तो ट्रैफिक पुलिस इंस्पेक्टर दिन भर खड़ा रहता है, तो वात तो सबकी बॉडी में बढ़ता है, लेकिन उसकी केस में जो वात बढ़ेगा वो उसकी पैरों की सिराओं में जाके सिरावात मतलब वेरिकोज वेन प्रोड्यूस कर देगा। तो जो लोग खड़े रहते हैं तो उनमें वेरिकोज वेन प्रोड्यूस होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। दूसरा, उस ट्रैफिक इंस्पेक्टर को अस्थमा होने के चांसेस ज्यादा हैं। तो कफ और बात तो सबकी दो बॉडी में बढ़े, लेकिन उसकी बॉडी में बिकॉज ऑफ द रिपीटेड रजो धूम सेवन उसका जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट था वो वीक हो गया था। तो जो बात पित्त कफ आपकी बॉडी में अगर घूम रहे हैं वो किसको तलाशेंगे? खावैगुण्य को। खावैगुण्य को तलाशने के बाद वो उस स्थान पे सेटल हो जाते हैं। तो जो स्थान संश्रय का शब्द है उसका मतलब ही यही है, सेटलमेंट ऑफ दोषास। तो स्थान का मतलब प्लेस, संश्रय का मतलब सेटलमेंट। तो सेटलमेंट ऑफ दोषास एट इट्स पर्टिकुलर प्लेस इज नोन एज स्थान संश्रय अवस्था। इसके बारे में एक श्लोक लिखा है। तो श्लोक कहता है प्रसृतानाम पुनः दोषाणाम, प्रसृतानाम पुनः दोषाणाम, श्रोतो वैगुण्यात् यत्र संग स्थान संश्रय, श्रोतो वैगुण्यात् यत्र संग स्थान संश्रय। ये श्लोक चक्रपाणी का है। प्रसृतानाम पुनः दोषाणाम, प्रसृतानाम पुनः दोषाणाम, प्रसृतानाम पुनः दोषाणाम, श्रोतो वैगुण्य यत्र स्थान संश्रय। मतलब जो दोष हैं जो आपकी बॉडी में घूम रहे हैं वो खावैगुण्य को तलाशेंगे और खावैगुण्य को तलाश के उस पर्टिकुलर स्थान पे सेटल हो जाएंगे। दूसरा जो इंपॉर्टेंट श्लोक है जो सबको पता है, कुपिता नाम ही दोषाणाम शरीरे परिधावतम यत्र संग खावैगुण्यात्
व्याधि तत्र उपजायते, तो पूरी बॉडी में भ्रमण करते हुए दोष जिस पर्टिकुलर स्थान पे सेटल हो जाते हैं उस स्थान पे वो दोष की उत्पत्ति करते हैं। एक दूसरा श्लोक है, स्थान संश्रयाणाम कृद्धा भावी व्याधि प्रबोधकम दोष कुर्वन्ति यतलिंगम पूर्व रूपम तदुच्यते। तो स्थान संश्रयाणाम, स्थान संश्रय हम कहेंगे किसको, कृद्धा भावी व्याधि प्रबोधकम, जो भविष्य में होने वाली बीमारी का हमें ज्ञान कराता है। भावी मतलब फ्यूचर, व्याधि मतलब डिसीज, प्रबोधकम मतलब नॉलेज। तो स्थान संश्रय उस अवस्था का नाम है जो भविष्य में होने वाली बीमारी का हमें ज्ञान कराता है। दोष कुर्वन्ति यतलिंगम पूर्व रूपम तदुच्यते, जिन लक्षणों के द्वारा भविष्य में होने वाली बीमारी का ज्ञान कराता है उन लक्षणों को हम पूर्व रूप कहते हैं, प्रोड्रोमल सिम्टम। तो पूर्व रूप दो तरीके के होते हैं, सामान्य पूर्व रूप और विशिष्ट पूर्व रूप। एग्जाम्पल, इन केस ऑफ अगर ज्वर, अगर किसी को ज्वर आ रहा है तो उसमें श्रमो अरति विवर्णत्वम, मतलब थकान सी होगी, खाना खाने का मन नहीं करेगा और नयन प्लवदह, आंखों में जलन होगी। तो ये जो सिम्टम्स है वो ज्वर के सामान्य पूर्व रूप है। लेकिन कौन सा ज्वर आएगा, वातज आएगा, पित्तज आएगा या कफज आएगा, वो डिपेंड करता है प्रेजेंटेशन पे। अगर किसी की यॉनिंग, जमाइयाँ बहुत आ रही हैं तो वातज ज्वर है। अगर किसी की मतलब आंखों में जलन हो रही है तो पित्तज ज्वर है। और किसी की जो अननविनंदनम, खाना खाने की बिल्कुल इच्छा नहीं है, तो वो कफज ज्वर है। तो सामान्य और विशिष्ट जो पूर्व रूप है दैट डिपेंड्स, कि मतलब सामान्य पूर्व रूप जनरल प्रोड्रोमल सिम्टम्स, कि भविष्य में उसको ये बीमारी होगी, भविष्य में उसको कौन से टाइप की बीमारी होगी, लाइक ज्वर होगा तो वातज होगा, पित्तज होगा, कफज होगा, दैट इज विशिष्ट पूर्व। तो इसकी जो चिकित्सा है दैट इज सिंपल संसमन औषधि। तो जो भी जिस बीमारी की चिकित्सा में संसमन औषधियों का प्रयोग बताया गया है आप उसको फॉलो करिए, बीमारी ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी। तो जो स्थान संश्रय है, स्थान संश्रय अवस्था में क्या होता है, नाम ही है उसका, दोष दूष समूर्छना होगी। तो दोष दूष समूर्छना, दोष दूष से समूर्छना, तो दोष दूष समूर्छना होकर भविष्य में होने वाली बीमारी उसको बॉडी में प्रोड्यूस होगी। तो एक सिंगल दोष, सिंपल एग्जांपल, अगर किसी की बॉडी में वात बढ़ा था, अगर वो उसके वात में उदर में जाके बढ़ा तो उसको उदर स्थूल होगा। अगर किसी का वो अपान वायु इंटेस्टाइन में बढ़ेगा तो उसको अतिसार हो जाएगा। अगर जो है किसी की जो वायु है वो किसी की ब्लैडर में बढ़ती है तो उसको मूत्राघात हो जाएगा। अगर वो किसी की उरु प्रदेश में बढ़ेगी तो उसके उरु में पेन होगा, कान में होगा तो कान में दर्द होगा। तो एक सिंपल दोष डिपेंडिंग ऑन द खावे गुण्य एंड सेटलमेंट इट इज एबल टू प्रोड्यूस द सो मेनी टाइप ऑफ डिसीजेज। और डिसीज का जो प्रेजेंटेशन है, भविष्य में होने वाली जो बीमारी के लक्षण है वो इस अवस्था में देखने को मिलते हैं। देन वी विल सी स्थान संश्रय व्यक्तावस्था। तो व्यक्तावस्था इज आल्सो नोन एज रूपावस्था। तो व्यक्तावस्था का जो श्लोक है, सिंपल श्लोक दैट आई एम सेइंग, व्याधि स्वरूपम यदि व्यक्तम तद रूपम इति। तो व्याधि का स्वरूप जिन लक्षणों से पता लगता है उसे हम रूप कहते हैं। तो इस व्यक्तावस्था में, रूपावस्था में व्याधि, जो व्याधि उत्पन्न होने वाली है, वो फॉरकमिंग नहीं, जो व्याधि उत्पन्न हो गई है उसके लक्षण हमको इस अवस्था में देखने को मिलेंगे। दोष दूष समूर्छनो, दोष दूष समूर्छनो विशेषो जरादि रूपो इति व्याधि। तो दोष दूष समूर्छना के अनुसार, अब दोष दूष समूर्छना क्या है आप पूछेंगे, तो दोष दूष समूर्छना क्या है, दोष मतलब दोष, दूष्य मतलब जो दोष की वजह से दूषित होता है। दोष सबको पता है, मैं स्टार्टिंग में नए चैप्टर्स में पढ़ाऊंगा व्हाट इज दोष। तो दोष क्या है, दोष प्रकृति जनकत्व सती विकृति दुष्कत्वेन हेतु, जो स्वतंत्र रूप से मनुष्य में प्रकृति और विकृति उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी है वो दोष है। जो दोषों की वजह से दूषित होते हैं वो दूष्य है। स्रोतस, धातु, अग्नि, मल, वॉट एवर, ऑल दीज थिंग्स, दीज आर द दूष्य। तो दोष दूष से समूर्छना, तो दोष तो विशिएट हो गए थे निदान की वजह से, अब वो क्या करेंगे, दूषियों के साथ समूर्छना, मिंगलिंग, मिक्सिंग। तो जो विशिएटेड दोष थे वो धातु, मल, अग्नि, स्रोतस, इन सबको भी विशिएट करना स्टार्ट कर देंगे और उनकी वजह से बीमारी का जो प्रेजेंटेशन है वो देखने को मिलेगा। जैसे अगर किसी को अतिसार होने वाला है तो उससे क्या होगा, अतिद्रव मल प्रवृत्ति होगी। अगर किसी को गिद्रसी होने वाली है तो क्या होगा, स्पिक पूर्वक कटिरुक, उसके पैर में दर्द होगा। किसी को अर्धांगवात होने वाला है तो क्या होगा, उसकी बॉडी की पैरालाइज हो जाएगी। किसी को अर्धित होने वाला है तो उसकी फेस में फेशियल पैरालिसिस होगी। तो उस बीमारी के जो पर्टिकुलर सिम्टम्स हैं, मतलब एक पर्टिकुलर सिम्टम्स, जैसे बिना अतिद्रव मल प्रवृत्ति के अतिसार नहीं होता,
जैसे प्रमेय में प्रकर्षेण प्रभुतम प्रचुरम वारम वारम वा महति, बिना प्रचुरम वारम वारम वा महति के प्रमेय नहीं होती, डायबिटीज नहीं होती। तो उस बीमारी के जो पर्टिकुलर सिम्टम्स हैं वो हमको देखने के लिए मिलेंगे। तो इसका जो ट्रीटमेंट है वो ट्रीटमेंट हम तो ये जो दोष दूर सम्मोचन है ये दो तरह की होती है, एक प्रकृति समसमवाय और एक विकृति विषम समवाय। प्रकृति समसमवाय का मतलब क्या है, जो बीमारी का प्रेजेंटेशन है वो दोष और दूषियों के अनुरूप होता है। मतलब अगर वात दोष है और रस धातु है तो जो बीमारी के जो सिम्टम्स आएंगे वो वात दोष और रस धातु के मिक्स आएंगे। एक होता है विकृति विषम समवाय। विकृति विषम समवाय का मतलब अगर वात दोष और रस धातु है और जो बीमारी के सिम्टम्स आएंगे वो ना वात के होंगे और ना रस धातु के होंगे, तो दैट इज विकृति विषम समवाय। तो देयर आर द टू टर्म्स, वन इज द प्रकृति सम समवाय एंड इज द विकृति विषम समवाय। तो विकृति विषम समवाय का, प्रकृति सम समवाय के तो सारे एग्जांपल है, जैसे अपान वायु दूषित हो गई तो अधोद्रम मल प्रवृत्ति हो रही है, किसी को मूत्राघात है तो मूत्र नहीं आ रहा है क्योंकि वात जो ऑब्स्ट्रक्ट हो गई है। तो जो विकृति विषम समवाय है इसका एग्जांपल जो टेक्स्ट में लिखा हुआ है हल्दी प्लस चूना, तो मिलाएंगे तो क्या होगा, लाल रंग आ जाता है। तो लाल रंग ना हल्दी का था ना चूना का था। तो ये तो हो गया थ्योरेटिकल एग्जांपल। प्रैक्टिकल एग्जांपल क्या है, वात कफ ज्वर। अगर किसी को वात कफ ज्वर है तो उसमें पसीना नहीं आना चाहिए, लेकिन वात कफ ज्वर में स्वेद आना जो है वो एक विकृति विषम समवाय है, ना वो वात का लक्षण है ना वो कफ का लक्षण है। तो जो बीमारी के सिम्टम्स हैं, तो इसका जो श्लोक है, तदेव व्यक्ताम यातम तदेव व्यक्तताम यातम रूपम इत्यभिधीयते संस्थान व्यंजनम लिंगम लक्षणम चिन्ह आकृति। तो बीमारी के जो लक्षण उत्पन्न हो रहे हैं उस व्याधि के लक्षण को रूप, लिंग, लक्षण, चिन्ह, आकृति एटसेट्रा कहते हैं। तो इसमें एक साइन एंड सिम्टम्स, तो सिम्टम्स क्या होते हैं जो पेशेंट बताता है, साइन क्या होते हैं जो डॉक्टर इलेक्ट करता है। तो सिम्टम्स का डिस्क्रिप्शन पेशेंट करेगा और साइन का डिस्क्रिप्शन डॉक्टर इलेक्ट करेगा। एग्जाम्पल, किसी के पेट में दर्द है तो वो बोलेगा मेरे पेट में दर्द हो रहा है, तो ये क्या हुआ, सिम्टम्स। और डॉक्टर जब उसको छुएगा, दबाएगा, देखेगा टेंडरनेस है या नहीं, तो वो टेंडरनेस क्या है, टेंडरनेस इज द साइन। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे भेदावस्था। तो भेदावस्था षड्विध क्रिया, इसका जो व्यक्त अवस्था का जो ट्रीटमेंट था वो ट्रीटमेंट है अकॉर्डिंग टू द चिकित्सा सूत्र। हर बीमारी का आयुर्वेद में एक चिकित्सा सूत्र बताया गया है, आप चिकित्सा सूत्र को अपनाइए और बीमारी को ट्रीट करिए। अगर अभी भी आप ट्रीट नहीं करते हैं तो बीमारी नेक्स्ट स्टेज में चली जाएगी, दैट इज भेदावस्था। तो भेदावस्था का मतलब क्या है, भेदावस्था मतलब बीमारी में कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं, बीमारी में कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं। बीमारी के जो टाइप्स हैं उन टाइप्स को 20 प्रकार की प्रमेय, 20 प्रकार की योनि व्यापक। तो जो बीमारी के जो टाइप्स हैं उन टाइप्स में वो क्लैरिकट स्पेसिफाई हो जाती है, उस बीमारी के अंदर कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो जाते हैं। जैसे एक छोटा सा व्रण था, जख्म था छोटा सा, तो साइनस था, अगर वो साइनस ट्रीट नहीं किया, अगर वो साइनस ट्रीट नहीं किया तो वो भगंदर बन जाएगा, फिस्टुला बन जाएगा। मतलब एक छोटा सा जख्म था, व्रण था, आप हील नहीं किए गए, वो अंदर से बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा और उसकी दूसरी ओपनिंग भी बन जाएगी, दैट इज फिस्टुला। तो एक सिंपल साइनस फिस्टुला में कैसे बदल जाएगा, वही आचार्य सुश्रुत ने व्रण प्रश्न अध्याय में बताया। अगर एक सिंपल व्रण को भी ठीक नहीं करोगे तो वो भगंदर के रूप में कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। लाइक डायबिटीज के केस में, डायबिटीज एक बहुत सिंपल मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, अगर आप उसमें सिंपल ट्रीटमेंट, डाइट, रिजिम्स, आहार विहार, एक्सरसाइज सब फॉलो करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप उसमें ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हैं, आहार विहार एक्सरसाइज फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो सिंपल डायबिटीज जो आसानी से मेंटेन हो सकती है वो नेफ्रोपैथी, रेटिनोपैथी, न्यूरोपैथी के थ्रू आपकी पेशेंट की कंडीशन के लिए फैटल हो सकती है। तो इसमें बीमारी की क्लासिफिकेशन, बीमारी के कॉम्प्लिकेशंस, बीमारी की साध्यता, इन सब का पता लगता है। अभी भी हमारे पास लास्ट चांस है कि आप बीमारी को ठीक कर लें। कैसे, शस्त्र कर्म के थ्रू, क्षार कर्म के थ्रू, अग्निकर्म के थ्रू। लेकिन अभी भी अगर आप शस्त्र क्षार अग्निकर्म के थ्रू ट्रीटमेंट नहीं करते तो पेशेंट की डेथ कन्फर्म है, कोई इसको नहीं रोक सकता। तो क्रियाकाल का मतलब ही क्या था, क्रियाकाल का मतलब था द टाइम ड्यूरेशन और फैक्टर इन विच द विशिएटेड दोषास एक्ट ऑन द बॉडी व्हाइल प्रोड्यूसिंग और मैनिफेस्टिंग द डिसीज। तो और द सेकंड डेफिनेशन, द सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस थ्रू विच द विशिएटेड दोषास एक्ट ऑन द बॉडी इन प्रोडक्शन ऑफ डिसीज इज कलेक्टिवली नोन एज क्रियाकाल। थर्ड डेफिनेशन क्या थी कि दीज आर द 6 स्टेजेस फॉर ट्रीटमेंट बाय विच ए पर्सन कैन आइदर प्रिवेंट द डिसीज और ही कैन ट्रीट द डिसीज। तो दीज द क्रियाकाल के 6 स्टेजेस। अब क्रियाकाल की इंपॉर्टेंस क्या है, तो क्रियाकाल की जो इंपॉर्टेंस सबसे पहले डायग्नोसिस में, प्रोग्नोसिस में, ट्रीटमेंट में
साथ ही साथ जानने में। तो डायग्नोसिस क्या होता है? डायग्नोसिस ये होता है कि कौन सी बीमारी हुई है, उस बीमारी को डायग्नोस करना, उस बीमारी को पहचानना। अगर ज्वर हुआ, रक्तपित्त हुआ है तो रक्तपित्त को पहचानना, दैट इज डायग्नोसिस। तो जो व्यक्त अवस्था है, तो व्यक्त अवस्था में तो बीमारी के सिम्टम आ ही जाएंगे, लाइक अतिद्रव मल प्रवृत्ति है तो अतिसार है, अगर किसी को गुरुड़वत कास हो रही है तो उसको तमक श्वास है। तो डिपेंडिंग ऑन डिसीज, जो बीमारी की प्रेजेंटेशन है उसके थ्रू आप आसानी से डायग्नोस कर सकते हो। सेकंड क्या है? प्रोग्नोसिस। प्रोग्नोसिस क्या होता है कि आपको साध्य साध्यता, अगर किसी बीमारी के बहुत सारे निदान है, सारे रूप, जितने भी बीमारी के रूप हैं, जितने भी पूर्व रूप हैं, उस बीमारी में सारे प्रेजेंट है, इसका मतलब वो बीमारी इज नॉट इजी टू क्योर। अगर किसी बीमारी में कम पूर्व रूप है, कम रूप है, कम कॉम्प्लिकेशन है, इसका मतलब वो इजी टू क्योर होती है। ट्रीटमेंट तो है ही कि सारी स्टेजेस के अलग अलग चांसेस हैं, बहुत सिंपल, किसमें संक्रमण औषधि देनी है, किसमें चिकित्सा सूत्र का फॉलो करना है, किसमें सहस्त्रशाल अग्निकर्म का प्रयोग करना है। तो ट्रीटमेंट के 6 अवसर हैं। एंड सेकंड की साध्यता, डायग्नोसिस ऑफ द डिसीज, ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज, प्रिवेंशन ऑफ डिसीज। सेकंड, टू मेंटेन प्रिवेंशन ऑफ डिसीज, कि अब वो अगर आप कोई भी वैध, अगर हम लोगों की इम्यूनिटी बढ़ा दें, अगर हम पता कर लें कि बीमारी होने वाली है, तो संचय अवस्था, प्रकोप अवस्था और प्रेसर अवस्था में ही रोक लें, तो व्याधि से क्रियाकाल आएगा ही नहीं। तो संचय अवस्था, प्रकोप अवस्था और जो प्रेसर अवस्था है, अगर हम इन अवस्थाओं में ट्रीटमेंट कर लें तो आगे बीमारी हो ही नहीं सकती। तो दिस इज द बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन, बेसिक फंडामेंटल ऑफ द क्रियाकाल। द क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट कम्स इन द एग्जाम। तो क्रियाकाल का वर्णन सबसे पहले आचार्य सुश्रुत ने विवरण प्रश्नीय अध्याय सुश्रुत संहिता सूत्रस्थान में दिया है। जो काय चिकित्सा प्रधान ग्रंथ हैं उनमें क्रियाकाल की 3 अवस्थाएं बताई गई हैं, संचय अवस्था, प्रकोप अवस्था एंड प्रशमन, प्रसन्न नहीं, प्रशमन, संचय अवस्था, प्रकोप अवस्था एंड प्रशमन अवस्था, दैट इज त्रिविध क्रियाकाल, दोषों की गति, जो हम किसी और दिन पढ़ेंगे। आज हमने पढ़ा षड्विध क्रियाकाल। होप यू लाइक माय लेक्चर। तो आप घर जाके नोट्स बनाइएगा, पढ़िएगा, डिस्कस करिएगा और पढ़ते रहिए। हम फिर से हमारे साथ बने रहिए शारीरिक ज्ञान के सफर पर डॉक्टर ज्ञानी और डॉक्टर गगन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।